करते हैं आज अपना अगला लेक्चर हाइड्रोजन का। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा था वाटर के बारे में। हम लास्ट लेक्चर में वाटर के बारे में पढ़ रहे थे। वहाँ पर हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज को समझा, केमिकल प्रॉपर्टीज को समझा। ठीक है, आज हम चलने वाले हैं हाइड्रोजन के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर। तो काफ़ी ध्यान से सुनना है आज का लेक्चर, काफ़ी ध्यान से समझना है, क्योंकि हर एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये दो वर्ड काफ़ी ज़्यादा सुनने को तुम्हें मिलेंगे, एक तो हार्ड एंड एक सॉफ्ट वाटर। ठीक है, ये क्या होता है इसको आराम से समझते हैं। ठीक है, जैसे होता क्या है ना कि हमारे पास जो भी वाटर है, बारिश वाला जो पानी है, वो बारिश वाला पानी जैसे ही बादलों के थ्रू नीचे आता है तो वो प्योर होता है। जब वो बादलों से निकलता है तो वो बारिश जो होती है वो प्योर वाटर होता है। लेकिन जैसे ही वो नीचे की तरफ आता है तो नदियों से, नालों से या फिर पर्वतों से, डिफरेंट डिफरेंट जगह से क्या होता है, वो पानी जाता है। तो उसके अंदर क्या होता है ना, कुछ सॉल्ट्स एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, जो कि सरफेस पे, जो कि ग्राउंड पे। तो वो सरफेस ऐड होने की वजह से, कुछ पर्टिकुलर सॉल्ट्स ऐड होने की वजह से वो जो वाटर है ना, वो वाटर हार्ड हो जाता है। ठीक है, उस वाटर की प्रॉपर्टीज में चेंजेस आ जाते हैं। तो पहली चीज तो क्लियर होगी कि क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो पहले वो क्या था, सॉफ्ट वाटर था, सिंपल वाटर था, प्योर वाटर था। लेकिन जैसे ही वो कांटेक्ट में आया ग्राउंड के सॉल्ट के साथ, तो उसके जो भी क्या बोल सकते हैं हम, जो सॉल्ट साथ में हुए, उस साथ में सॉल्ट होने की वजह से वो जो भी वाटर था वो क्या हो गया, वो हार्ड हो गया। ठीक है, चीज क्लियर है, आगे चले। एक और डेफिनेशन क्या है कि वाटर को सॉफ्ट कब बोलते हैं। वाटर को सॉफ्ट तब बोलते हैं जब सपोज अगर तुमने साबुन लगाया, ठीक है, कपड़े धोते हो ना, सारे कपड़े धोते हुए तुमने साबुन लगाया, और साबुन लगाते लगाते अगर सफिशिएंट लेदर प्रोड्यूस कर दिया, लेदर मतलब झाग, लेदर मतलब झाग प्रोड्यूस कर दी, ठीक है, तो वाटर इज सेड टू बी सॉफ्ट इफ इट इज प्रोड्यूसेस सफिशिएंट लेदर विद दिस सोप। जैसे ही कभी कभी क्या होता है ना कि जब तुम अगर, जैसे ही तुम कपड़े के ऊपर साबुन लगाना शुरू करते हो, वहां पे लेदर प्रोड्यूस हो जाता है, झाग प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो अगर हो रहा है, मतलब जिस वाटर के साथ तुमने सोप को मिलाया है वो किस टाइप का वाटर था, सॉफ्ट वाटर। किस टाइप का वाटर था, सॉफ्ट वाटर था। लेकिन वाटर इज सेड टू बी हार्ड। वाटर हार्ड कब होगा, इफ इट फॉर्म्स एन इनसॉल्युबल पीपीटी। पहले क्या होगा कि जैसे ही तुम उसके साथ, पानी के साथ जब साबुन को लगाओगे, तो पहले तो एक इनसॉल्युबल पीपीटी बनेगा। जैसे ही वो इनसॉल्युबल पीपीटी जितना भी बनना था वो बन गया, उसके बाद वहां पर लेदर प्रोड्यूस होना स्टार्ट होगा सोप के साथ। ठीक है, शुरुआत में नहीं होगा, कब होगा, जब वो इनसॉल्युबल पीपीटी बनेगा। वो इनसॉल्युबल पीपीटी बनने के बाद हमारा क्या स्टार्ट होगा, लेदर प्रोड्यूस होना। ठीक है, स्टार्टिंग में सॉफ्ट में क्या होता है, सीधा लेदर प्रोड्यूस होता है, सीधा झाग बनते हैं। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, सफिशिएंट लेदर बनता है सोफ के साथ। लेकिन यहाँ पे पहले इनसॉल्युबल पीपीटी बनता है और उसके बाद झाग प्रोड्यूस होते हैं, लेदर प्रोड्यूस होता है। चीज समझ में आ रही है। पहला डिफरेंस क्लियर हो गया सॉफ्ट और हार्ड वाटर के अंदर, याद रहेगा। अब जैसा कि मैंने तुम्हें पहले एग्जांपल दिया था कि जो बारिश वाला पानी होता है उसके साथ कुछ सॉल्ट मिक्स हो जाते हैं, और वो कौन कौन से सॉल्ट होते हैं जो मिक्स होने की वजह से वो पानी हार्ड हो जाता है, वो वाटर हार्ड हो जाता है। ठीक है, तो हमें अगर केमिस्ट्री की भाषा में जानना है तो हमें वो सॉल्ट्स पता होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि जब जब किसी भी वाटर के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये दो याद रखना है, कौन कौन, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट प्रेजेंट। क्या याद रखोगे कि जिस जिस पानी के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट प्रेजेंट हो, किस फॉर्म में, या तो वो बाइकार्बोनेट हो सकते हैं। बाइकार्बोनेट का मतलब होता है HCO3 माइनस फॉर्म। ठीक है, एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। क्लोराइड फॉर्म में हो सकते हैं या सल्फेट्स फॉर्म में हो सकते हैं। तीन फॉर्म में तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, याद रखना है। किस किस फॉर्म में, इन तीनों, इन दोनों के सॉल्ट तीन फॉर्म में हो सकते हैं। पहला फॉर्म है बाइकार्बोनेट वाला, दूसरा फॉर्म है क्लोराइड वाला, और थर्ड वाला फॉर्म है सल्फेट्स वाला। अगर इन दोनों के सॉल्ट इन तीनों की फॉर्म में प्रेजेंट है तो वो पानी हार्ड हो जाएगा तुम्हारा। वो पानी कैसा, उस पानी को क्या बोलेंगे हम, हार्ड वाटर।
चीज समझ में आ रही, एग्जाम्पल समझो। जैसे कि कैल्शियम के साथ बाइकार्बोनेट है, मतलब ये वाला सॉल्ट प्रेजेंट है, इसके ऊपर माइनस चार्ज है ना, और कैल्शियम +2 सेकेंड है, एल्कली मेटल है +2, तो ये इस टाइप का सॉल्ट टाइप प्रेजेंट हो सकता है। Mg के साथ अगर बनाएगा तो MgHCO3 होल ट्वाइस, ये प्रेजेंट हो सकता है। कैल्शियम क्लोरीन के साथ बनाएगा तो CaCl2 प्रेजेंट हो सकता है सॉल्ट। Mg के साथ बनाएगा तो MgCl2 प्रेजेंट हो सकता है। कैल्शियम सल्फेट के साथ बनाएगा तो CaSO4 हो सकता है। Mg के साथ बनाएगा तो MgSO4 हो सकता है। ठीक है, मतलब ये जितने भी सॉल्ट मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ये अगर सॉल्ट किसी भी पानी के अंदर है तो वो पानी हार्ड वाटर होगा। चीज क्लियर है, बहुत ज्यादा सिंपल सी चीज है कि किसको हम हार्ड वाटर बोलेंगे, किसको हम सॉफ्ट वाटर बोलेंगे। तो पहला तो ये चीज है कि जो सफिशिएंट लेदर प्रोड्यूस कर दे वो सॉफ्ट है, जो इनसॉल्युबल पीपीटी पहले बनाए फिर क्या करेगा, वो लेदर प्रोड्यूस करेगा। या फिर केमिस्ट्री की भाषा में बोले तो जिस भी पानी के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट प्रेजेंट होंगे, ठीक है, किस फॉर्म में, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड और सल्फेट्स की फॉर्म में, वो पानी तुम्हारा हार्ड वाटर हो जाएगा। चीज याद रहेगी, सिंपल सी चीज है। एक और चीज, ये मैंने बोला ना तुम्हें कि इनसॉल्युबल पीपीटी बनाएगा, तो कब तक बनाएगा, जब तक कि सोप क्या होता है ना, इनके साथ रिएक्शन करता है। किसके साथ रिएक्शन करता है, इनके सॉल्ट के साथ, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट के साथ। तो जैसे अगर कोई पानी हार्ड है तो उसके साथ अगर हमने सोप मिलाया ना, तो सोप पहले क्या करेगा, इनके सॉल्ट्स को रिमूव करेगा, बाहर निकालेगा। तो जैसे ही बाहर निकाल लेगा तो ये पानी क्या हो जाएगा, हार्ड वाटर से सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद लेदर प्रोड्यूस होना स्टार्ट होगा, झाग प्रोड्यूस होना स्टार्ट होगा। ठीक है, तो जो वो इनसॉल्युबल पीपीटी बनता है ना, वो इनके सॉल्ट्स का पीपीटी एक तरीके से बन के निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें चीजें क्लियर होगी किसको हार्ड वाटर बोलते हैं, किसको सॉफ्ट वाटर बोलते हैं, और केमिस्ट्री की भाषा में किसको हम, कौन से सॉल्ट्स अगर पानी के अंदर प्रेजेंट है तो वो वाटर को हार्ड बनाते हैं। ठीक है, जो हार्डनेस होती है ना वाटर की, तो वो दो टाइप की होती है। पहली हार्डनेस को बोलते हैं टेम्पररी हार्डनेस, दूसरी हार्डनेस को बोलते हैं परमानेंट हार्डनेस। तो अब हमें ये चेक करना है कि कैसे हम टेम्पररी हार्डनेस का मतलब क्या, और अगर टेम्पररी हार्डनेस किसी वाटर के अंदर है तो उनको कैसे रिमूव कर सकते हैं। सेकेंड चीज हमें पढ़नी है कि अगर परमानेंट हार्डनेस कब आती है और उनको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो कुछ मेथड्स है जो हमें याद रखने। ठीक है, तो पहले सिंपल सा एक बेसिक चीज समझो हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर के बारे में, उसके बाद में तुम्हें इन दोनों का एक एक्सप्लेनेशन देता हूँ। तो अब आगे चलते हैं और देखते हैं टेम्पररी हार्डनेस के बारे में। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, काफी इंपॉर्टेंट चीज है टेम्पररी हार्डनेस। ठीक है, टेम्पररी हार्डनेस, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि टेम्पररी हार्डनेस किस वजह से आती है, क्या रीजन है कि वाटर के अंदर टेम्पररी हार्डनेस आती है। ठीक है, तो रीजन ये है कि उसके अंदर प्रेजेंट होता है ये मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। इसको क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये भी बोला जाता है, दोनों चीजें हैं। बाइकार्बोनेट ज्यादा वर्ड यूज होता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो अगर जैसे कि मैंने तुम्हें अभी सॉल्ट के बारे में बताया था थोड़ी देर पहले, तो सॉल्ट, ये वाला सॉल्ट और अगर ये वाला सॉल्ट किसी भी पानी के अंदर प्रेजेंट है, मतलब उसके अंदर कौन सी हार्डनेस है, उसके अंदर टेम्पररी हार्डनेस प्रेजेंट है। याद रहेगा, सिंपल सी चीज है। टेम्पररी हार्डनेस का रीजन क्या है, टेम्पररी हार्डनेस का रीजन है इन दोनों सॉल्ट का पानी के अंदर होना, पानी के अंदर इन दोनों का प्रेजेंस ही पानी को टेम्पररी हार्डनेस के अंदर लेके आता है। याद रहेगा, क्या चीज क्लियर है। कोई पूछता है कि टेम्पररी हार्डनेस किसकी वजह से आ सकती है, तो आंसर दे सकते हो। बढ़िया, आगे चला जाए। टेम्पररी हार्डनेस अगर किसी पानी के अंदर है तो उसको रिमूव करने के दो मेथड्स हैं। ठीक है, वो दोनों हम समझेंगे अच्छे से। पहला मेथड है बॉइलिंग। पहला मेथड क्या है, बॉइलिंग। बॉइलिंग के अंदर क्या होता है पहले समझ लेते हैं। ड्यूरिंग बॉइलिंग, मतलब जब बॉइलिंग होती है तो कैसे रिमूव होता है वो प्रोसेस समझना है। बॉइलिंग हो रही है, बॉइलिंग के अंदर ये जो सॉल्ट है, सपोज अगर मैग्नीशियम का अगर मैं बाइकार्बोनेट बोलूं तो ये सोल्यूबल है। ठीक है, मुझे क्या करना है ना, इसको इनसोल्यूबल बनाना है, क्योंकि अगर ये सोल्यूबल है तो ये घुल जाएगा, और घुल जाएगा तो इसको बाहर निकालना मुश्किल है। लेकिन अगर मैं इसको इनसोल्यूबल बना लूँ तो क्या ये बाहर निकल जाएगा, आराम से इसको फिल्ट्रेट करके बाहर निकाल सकते हैं फिल्ट्रेशन मेथड से।
तो करते क्या है ना कि बॉइलिंग के दौरान ये जो सोल्यूबल सोल्ट है ना ये कन्वर्ट हो जाता है MgOH होल्टवाइज के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है? MgOH होल्टवाइज के अंदर, जो कि एक इनसोल्यूबल प्रोडक्ट है, जो कि एक इनसोल्यूबल प्रोडक्ट है। लेकिन जो ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट होता है ना, ये बॉइलिंग के दौरान CaCO3 में कन्वर्ट हो जाता है। ये भी इनसोल्यूबल होता है, ठीक है। ये इनसोल्यूबल है, ये सोल्यूबल है इसके अंदर, ठीक है। ये चीज याद रखनी है। अब तुम सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पर तो CaCO3 बना है, लेकिन यहाँ पर क्या बना है? MgOH होल्टवाइज। जैसे अगर यहाँ पे MgCO3 बन जाता, लेकिन उसका एक पर्टिकुलर रीजन है, वो मैंने रीजन यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो MgCO3 होता है ना, उसका KSP क्या होता है, ये चीज तुम पढ़ चुके हो, सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट। वो सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट इस MgCO3 का कम होता है एज कम्पेयर टू MgOH होल्टवाइज। इसकी वजह से क्या होता है ना, ये बनता है, कौन सा बनता है? MgOH होल्टवाइज, ठीक है। तो CaCO3 यहाँ पर, MgOH होल्टवाइज यहाँ पर, ये दोनों इनसोल्यूबल हो गए। अब इनको क्या करेंगे? दिस PPT, ये PPT के फॉर्म में मिलेंगे, कैन बी रिमूव बाय फिल्ट्रेशन, और हम इसको फिल्ट्रेट करके जो भी Mg और कैल्शियम के सॉल्ट है उनको हमने क्या कर लिया? बाहर निकाल लिया। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है इनकी रिएक्शन। MgHCO3 होल्टवाइज को हीट किया मतलब बॉयल किया, तो MgOH होल्टवाइज निकला, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिमूव हो गई। ये जो साइन दिखा रखा है ना, ये PPT को दिखाता है। कभी भी अगर तुम्हें ये साइन पूरी कहीं पे भी दिखे तो ये PPT को रिप्रेजेंट करता है रिएक्शन के अंदर, ठीक है। CHCO3 होल्टवाइज को हीट किया तो CaCO3 बन गया, यहाँ पे वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे रिमूव हो जाता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट मेथड है जिसकी मदद से हम पानी की टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं। दूसरा मेथड है हमारे पास क्लार्क मेथड। दूसरा मेथड कौन सा है? क्लार्क मेथड, जिसके अंदर ऐड किया जाता है लाइम। जिसके अंदर क्या ये ऐड किया जाता है? लाइम। जनरली इसको हम स्लैग्ड लाइम नाम से जानते हैं, ठीक है। कहीं पे भी अगर तुम्हारे नाम ना आए तो स्लैग्ड लाइम आगे आएगा, अच्छे से पढ़ेंगे जब हम एस ब्लॉक में पढ़ेंगे। तो ये होता है CaOH होल्टवाइज, ठीक है, स्लैग्ड लाइम। तो इस स्लैग्ड लाइम के साथ हम इनकी रिएक्शन करवाते हैं, मतलब इनको हार्ड वाटर के अंदर डाल दिया। हार्ड वाटर के अंदर क्या है? ये दोनों आयन प्रेजेंट है। तो ये क्या होता है ना कि ये दोनों आयन रिएक्ट करते हैं किसके साथ? लाइम के साथ या स्लैग्ड लाइम के साथ, और ये दोनों PPT फॉर्म में इस तरीके से क्या हो गया? कैल्शियम आयन रिमूव कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे H2O, MgOH होल्टवाइज और 2H2, ठीक है, इस तरीके से कुछ होता है। तो सिंपल क्लार्क मेथड के अंदर क्या करते हैं? क्लार्क मेथड के अंदर हम स्लैग्ड लाइम या लाइम को ऐड करते हैं हार्ड वाटर के अंदर। अब होता क्या है ना कि ये जो भी तुम लाइम या स्लैग्ड लाइम ऐड कर रहे हो ना इसके अंदर, ये स्लैग्ड लाइम है ना एक पर्टिकुलर अमाउंट में ही डालना है। अगर तुमने ज्यादा डाल दिया तो हार्डनेस आ जाएगी, फर्दर हार्डनेस। वहां पे उसको आर्टिफिशियल हार्डनेस बोलते हैं, कि अगर हमने एक्सिस में CaOH होल्टवाइज ऐड कर दिया तो विल कॉज आर्टिफिशियल हार्डनेस, मतलब वहां पे हार्डनेस हमें और ज्यादा देखने को मिल सकती है। इसी वजह से ये जो भी डालना है ना, ये एक अप्रोप्रिएट अमाउंट में डालना है, अदरवाइज हो सकता है कि हार्डनेस इंक्रीज हो जाए। तुम डिक्रीज करने की कोशिश कर रहे हो, अदरवाइज इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो दो तरीके, फिर से समझा देता हूँ, फिर से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। टेम्पररी हार्डनेस की रीजन है मैग्नीशियम और कैल्शियम के बाइकार्बोनेट्स का पानी के अंदर प्रेजेंट होना। दो मेथड है, पहला है बॉइलिंग। बॉइलिंग में ये क्या होते हैं? सोल्यूबल सोल्ट होते हैं, ये इनको हम इनसोल्यूबल सोल्ट में कन्वर्ट कर देते हैं और फिल्ट्रेट कर देते हैं, फिल्ट्रेशन से निकाल देते हैं आंसर, ठीक है। फिर क्लार्क मेथड है जिसमें लाइम ऐड करते हैं। लाइम ऐड करके हम क्या करते हैं? इनका PPT के साथ फिर इनका फिल्ट्रेशन हो जाता है सिमिलरली, और एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना, हमें एक पर्टिकुलर अमाउंट पे ही स्लैग्ड लाइम या लाइम को यहाँ पर ऐड करना है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये दो मेथड तुम्हें टेम्पररी हार्डनेस के लिए याद रखने हैं। टेम्पररी हार्डनेस पढ़ने के बाद अब चलते हैं परमानेंट हार्डनेस की तरफ। परमानेंट हार्डनेस का रीजन ढूंढेंगे, साथ साथ में ये ढूंढेंगे कि कौन से तरीकों से परमानेंट हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं। तो पहली चीज है कि रीजन क्या है, क्यों होता है परमानेंट हार्डनेस। तो पहला, टेम्पररी हार्डनेस क्यों होता था, उसका रीजन तुम लोगों को पता था कि उनके अंदर ये बाइकार्बोनेट्स आए हैं। हाँ, परमानेंट हार्डनेस होने का रीजन है कि उनके अंदर क्लोराइड और सल्फाइड्स नहीं सल्फेट्स, सॉरी सल्फाइड्स नहीं सल्फेट्स, क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स है वाटर के अंदर, ठीक है। क्लोराइड मतलब Cl माइनस, सल्फेट्स मतलब SO4 2 माइनस। कौन कौन से आयन है? जैसे कि किसके? कैल्शियम और मैग्नीशियम के।
कैल्शियम और मैग्नीशियम का क्लोराइड है, कैल्शियम और मैग्नीशियम का सल्फेट है, तो वो अगर पानी के अंदर प्रेजेंट है तो उसकी वजह से होगी कौन सी हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस। एग्जाम्पल MgCl2 ले लो, CaCl2 ले लो, MgSO4 ले लो, CaSO4, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगी, अपनी परमानेंट हार्डनेस होगी। और अगर CaHCO3 होल्टवाइज प्रेजेंट हो पानी के अंदर तो टेम्पररी हार्डनेस होगी, ठीक है। अब टेम्पररी और परमानेंट में चीजें क्लियर है। हार्डनेस इसकी वजह से भी होगी, हार्डनेस इसकी वजह से भी होगी, लेकिन एक जगह टेम्पररी हार्डनेस होगी, एक जगह परमानेंट हार्डनेस होगी, ठीक है। तो ये रीजन है कि किसी भी वाटर को हम जब परमानेंट हार्डनेस के फॉर्म में देखते हैं तो क्यों देखते हैं, क्योंकि उसके अंदर ये सॉल्ट्स प्रेजेंट है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के। चीजें क्लियर है। पहला तरीका रिमूव करने का, किसको, हार्डनेस को। कौन सी हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस, क्लियर है। पहला तरीका है बाय वॉशिंग सोडा, जिसका फॉर्मूला होता है, तुम्हें याद रखना है, Na2CO3, ठीक है। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3। तो पहला तरीका तो ये है कि अगर हम इसकी रिएक्शन Na2CO3 के साथ करवा दें तो ये परमानेंट हार्डनेस रिमूव हो जाती है। जैसे कि MCl2 लिया हुआ है, MCl2 क्या हो सकता है, CaCl2 भी हो सकता है और MgCl2 भी हो सकता है। इसकी रिएक्शन करवाई किसके साथ, वॉशिंग सोडा के साथ, क्या बना, MCO3 बना। MCO3 मतलब MgCO3 भी हो सकता है या CaCO3 भी हो सकता है, ठीक है। दोनों ये रिवर्स साइन का क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है पीपीटी फॉर्मेशन, ठीक है। पीपीटी फॉर्मेशन प्लस NaCl यहाँ पे निकल गया, ठीक है, एज अ सॉल्ट की फॉर्म। तो ये पीपीटी हो गया, फिर इसको फिल्ट्रेट कर लेते हैं, फिल्ट्रेशन से हम इसका बाद में हम इसको हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं, इस आयन को निकाल सकते हैं। तो ये तो क्लोराइड के लिए हो गया। सिमिलरली सल्फेट के लिए यूज होता है MSO4 प्लस Na2CO3, MCO3 प्लस Na2SO4। तो यहाँ पे भी क्या हो गया, यहाँ पे भी हमारा फिल्ट्रेशन या हम हमारे यहाँ पे पीपीटी फॉर्मेशन होने के बाद इसको हम फिल्ट्रेट कर देंगे। तो यहाँ पे जो भी M है वो क्या है, मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, Mg और Ca को क्या बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे, M की तरह रिप्रेजेंट कर। तो क्लोराइड और सल्फेट है, उनको किसके साथ रिएक्शन करवाया, वॉशिंग सोडा के साथ, और ये पीपीटी फॉर्मेशन हो गया। ये चीज कैसे है, जैसे कि मैं तुम लोगों को बता रहा था कि हार्ड और सॉफ्ट वाटर क्या होता है। तो हार्ड वाटर वो होता है जो पहले इनसॉल्युबल पीपीटी बनाता है, फिर लेदर प्रोड्यूस करता है। तो पहले ये वाला पीपीटी फॉर्मेशन करेगा। वॉशिंग सोडा का मतलब क्या है, सोप ले लो या वॉशिंग सोडा ले लो, सिमिलर चीज है, ठीक है। तो अगर दोनों सिमिलर चीजें, तो पहले ये पीपीटी फॉर्मेशन करेगा। जैसे ये पीपीटी पूरा फॉर्म होके कंप्लीट हो गया, उसके बाद लेदर प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाए। तो ये पहला प्रोसेस है बाय वॉशिंग सोडा। सेकंड चीज है परम्यूटेट, सेकंड चीज है परम्यूटेट। इसको आयन एक्सचेंज मेथड भी बोलते हैं और इसको जियोलाइट प्रोसेस भी बोलते हैं, ठीक है। तीन नाम है इसके, तीनों में से तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है, परम्यूटेट, आयन एक्सचेंज, जियोलाइट। ये जो मेथड समझाने वाला हूं, ये मेथड टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव करने के काम में भी आता है, परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के काम में भी आता है। इंपॉर्टेंट चीज है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अब ये होते क्या है, ये हाइड्रेट्स होते हैं। हाइड्रेट मतलब जिनके साथ कुछ वाटर जुड़ा हुआ, हाइड्रेट्स मतलब वाटर जुड़ा हुआ, ठीक है। सिलिकेट्स होते हैं जिनके अंदर सिलिकॉन वाले कंपाउंड होते हैं। एल्यूमिनियम, किसके सिलिकेट होते हैं, एल्यूमिनियम और सोडियम के सिलिकेट्स, जो हाइड्रेटेड फॉर्म में, हाइड्रेटेड फॉर्म में एल्यूमिनियम और सोडियम के सिलिकेट्स को ही हम परम्यूटेट या जियोलाइट जनरली बोल देते हैं। अब इसको मैं तुम्हें एक डेली लाइफ से रिलेट करके एग्जांपल समझाता हूँ कि जैसे कि तुम्हारे घर में केंट आरओ होगा, जिसका विज्ञापन करती है हेमा मालिनी, ठीक है। तो वो जो केंट आरओ जो भी तुम यूज करते हो वाटर प्यूरिफाई करने के लिए, उसके अंदर ये जियोलाइट यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है, जियोलाइट। ये जियोलाइट क्या होता है ना, एक तरीके से ये पोरस स्ट्रक्चर होता है। उस पोरस स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है कि जैसे ही वाटर जाता है, जैसे ही उस पोरस स्ट्रक्चर से वाटर पास होता है, तो इस जियोलाइट के अंदर होते हैं कुछ आयंस, ठीक है। जैसे कि ये Na2 वाले आयंस है, यहाँ पे मैंने जियोलाइट लिखा हुआ, इसको समझाऊंगा थोड़ी देर में। लेकिन जैसे कि ये Na2 वाले आयंस है, जैसे ही पानी वहां से गुजरेगा ना, जैसे ही पानी वहां से पास होगा, कहाँ से, इस जियोलाइट से, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये जो आयन है,
ये इस पानी के अंदर जो हार्ड वाटर के अंदर जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन है, इनके साथ ये एक्सचेंज हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे? एक्सचेंज। इसी वजह से आयन एक्सचेंज नाम पड़ा इसका। तो यहाँ क्या होता है ना कि जैसे ही पानी को हमने ऊपर से जैसे डाल दिया, ठीक है, जैसे कि एग्जांपल लेके तुम्हें समझाता हूँ यहाँ पे। जैसे कि ये मेरा कोई बीकर है और ये मेरा यहाँ पर जियोलाइट रखा हुआ है। मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ से पानी डालना शुरू किया, पानी डालना शुरू किया और ये जियोलाइट का यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे इसका कुछ पोरस स्ट्रक्चर यहाँ पे बने हुए, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे पानी आएगा ना, तो यहाँ पे पानी के अंदर क्या है, तुम्हें पता है पानी के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन है, क्योंकि वो हार्ड वाटर है। तो ये जो पोरस स्ट्रक्चर है ना, इस पोरस स्ट्रक्चर के अंदर आके कौन धीरे धीरे डिपॉजिट होता जाएगा? ये जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन, ठीक है, ये किसके साथ रिएक्ट कर लेंगे? इस जियोलाइट के साथ। और इनके पास जो आयन है ये डिसोसिएट होते चले जाएंगे, ठीक है। तो इसके पास Na2 वाला आयन है, तो वो क्या हो जाएगा? डिसोसिएट हो जाएगा। तो इस ऐसे क्या होता है ना कि धीरे धीरे जैसे जैसे हार्ड वाटर आता जाता है तो डिपॉजिट हो जाता है। तो कभी कभी क्या होता है ना कि ये ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है ना कि ये जियोलाइट ब्लॉक हो जाता है, क्योंकि इसके पोरस स्ट्रक्चर पूरे के पूरे फिल हो जाते हैं। तो उसके बाद जब पानी वो डालते हो तो पानी अंदर जाता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा फिल हो चुका है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या करते हैं, फिर इसको बाहर निकाल के हम वापस रिएक्शन करवाते हैं NaCl के साथ, नमक डालते हैं उसके ऊपर, ठीक है। तो उससे क्या हो जाता है ना कि वापस से वो पोरस स्ट्रक्चर खुल जाते हैं और वापस से हम वो ये आयंस उससे रिमूव कर सकते हैं वापस से, और फिर से हम उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक लाइफ टाइम के बाद या एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद हम उसको यूज नहीं कर पाएंगे। तो आई थिंक एक थोड़ा सा एग्जाम्पल था, वो कहीं यूज आता नहीं है, लेकिन ऐसे ही मन में आया तो समझा दिया। सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट, ये एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तुम्हें याद रखना है। इसको जनरली टेक्निकली परम्यूटेट बोलते हैं, ठीक है, इसको परम्यूटेट बोलते हैं, याद रखना है। सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट, ये Na2Al2SI2O8 इसको परम्यूटेट जनरली नाम दिया हुआ, टेक्निकली इसको बोलते हैं। तो ये रिएक्शन कर रहा है किसके साथ? कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के साथ। इसको रिप्लेस कर देगा कौन सा आयन? Na2। अब हमें पता है कि Na के पास +1 होता है, लेकिन कैल्शियम के पास +2 होता है। तो यहाँ पे अगर Na2 है तो यहाँ पे हमारे पास कितने CH चाहिए? एक ही CH चाहिए। तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? कैल्शियम एल्यूमिनस सिलिकेट में। और Mg वाला किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? मैग्नीशियम एल्यूमिनस सिलिकेट में। और हमारे पास क्या बच जाएगा? Na+ आयन। और जैसा कि मैंने तुम लोगों को बताया कि अगर हमें फर्दर रीजनरेट करना है आयन, कौन से आयन? ये वाला आयन, तो उसका रिएक्शन किसके साथ करवा दो? NaCl के साथ, जिसको अगर तुम्हें लास्ट टाइम पे याद हो तो मैंने एक ब्राइन सॉल्यूशन नाम दिया था। NaCl के एक्वस सॉल्यूशन को हम ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं। तो जनरली ब्राइन सॉल्यूशन के साथ इसकी रिएक्शन करवा दो फर्दर इसकी, और फिर क्या होगा? ये वापस इसी फॉर्म में हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ी सी चीज तुम्हें याद रखनी है, परम्यूटेट वाली। इसको एक बार थोड़ा NCERT से भी पढ़ लेना, तो जो भी वहाँ पे लिखा है वो भी एक बार तुम्हें थोड़ी सी चीजें क्लियर करने के काम में आएगा। तो ये 2 प्रोसेस हुई है, 2 और प्रोसेस बची हुई है जो परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के काम में आती है। तो पहले इसको अच्छे से देख लो, फिर उसको समझते हैं। अब चलते हैं अपने थर्ड मेथड की तरफ, जिसका नाम है कैलगोन्स मेथड, ठीक है। ये जो मेथड्स बता रहा हूँ ना, टेम्पररी और परमानेंट हार्डनेस के लिए, इनको काफ़ी अच्छे से याद रखना है तुम लोगों को, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आता है। जब भी अगर हाइड्रोजन से क्वेश्चन आएगा तो 50% चांसेस है कि वो हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो आज का लेक्चर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चल रहा है। कैलगोन्स मेथड की बात कर रहे हैं। कैलगोन क्या होता है? कैलगोन क्या होता है उसका फॉर्मूला तुम्हें पता होना चाहिए। ये होता है सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट। सोडियम मतलब Na होगा, हेक्सा मतलब 6, फॉस्फेट मतलब PO3, ठीक है। तो NaPO3 का होल 6, इसको बोलते हैं हम कैलगोन। इसको क्या बोलते हैं हम? कैलगोन। NaPO3 होल 6, इसको ओपन करूंगा तो लिखा जाएगा Na6P6O18, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन जब कभी भी इसको रिप्रेजेंट करना होगा ना, तो ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के जैसे अंदर हम किसी कंपाउंड को रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे किया जाता है। Na2 Na4 6 Na हो गया और PO4 होल 6, ठीक है। तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन जस्ट अगर हम फॉर्मूला देखें तो Na6P6O18 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज याद रखना है तुम लोगों को। अब क्या होता है ना कि ये Na6P6O18 है, मतलब एक कैलगोन जो है, इसी को कैलगोन बोलते हैं।
तो ये Na प्लस, जैसे ये बाहर वाला जो चीज़ है ये बाहर निकल जाएगा और ये हमारे पास क्या बच जाएगा एज एनायन की फॉर्म में। तो ये एनायन किसके साथ कंबाइन होगा, जो भी हार्ड वाटर के अंदर हमारा क्या होगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम का आयन, जैसे कि M क्या है यहाँ पे, M है कैल्शियम +2 या मैग्नीशियम +2, ठीक है। तो उनके आयन के साथ कंबाइन होगा और कुछ इस तरीके से एक कंपाउंड बना लेगा। तो ये M की जगह क्या आ जाएगा, सिंपल तुम्हारा कैल्शियम या मैग्नीशियम, ठीक है। चीज याद रखना है, इंपॉर्टेंट चीज है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो Na2M P6O18 2- + 2Na+, ठीक है। तो ये कैल्गोन है। कैल्गोन के बारे में तुम्हें याद क्या रखना है, इसका फॉर्मूला, ठीक है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूले पे क्वेश्चन आता है। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है सिंथेटिक रेजिन मेथड, ठीक है। नाम से पता चल रहा है कि कुछ रेजिन्स यूज करते हैं हम यहाँ पे जो कि सिंथेटिक होते हैं। तो जो भी चीजें हम यहाँ पे यूज करते हैं वो कैसे होते हैं, सिंथेटिक। सिंथेटिक का मतलब जो हमने बनाई, जो नेचुरल नहीं है उनको सिंथेटिक बोलते हैं, ठीक है। तो सिंथेटिक सब्सटेंस। तो यहाँ पे टोटल 2 टाइप के रेजिन या एक्सचेंजर होते हैं। एक रेजिन के अंदर 2 टाइप के हमारे पास बोल सकते हो, एक होता है केटायन एक्सचेंजर, एक होता है एनायन एक्सचेंजर। केटायन एक्सचेंजर के अंदर क्या होता है, सुनोगे। केटायन एक्सचेंजर होता है, केटायन कंटेन्स लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स विद SO3H ग्रुप, ठीक है। एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के साथ ये SO3H ग्रुप जुड़ा होगा, तो इसका मतलब वो क्या है, कोई केटायन एक्सचेंजर है जो कि वाटर इनसोल्युबल होते हैं, जो कि वाटर इनसोल्युबल होते हैं, ठीक है। जैसे ये RSO3H है, तो ये तुम्हारा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया और इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, RSO3H। इसको जब सबसे पहले NaCl से रिएक्ट करवाते हैं और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, RNA के अंदर। फिर ये RNA रिएक्ट करता है किसके साथ, हार्ड वाटर के साथ, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, कोई केटायन। तो ये एक तरीके से एक्सचेंज मेथड भी इसको बोला जाता है। तो यहाँ पे जैसे कि ये RNA को कौन रिप्लेस कर रहा है, ये M+2, मतलब केटायन क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया। तो वही केटायन एक्सचेंजर, इसे जिसमें हम पढ़ा है, यहाँ पे Na के साथ कौन एक्सचेंज हो गया, ये वाला केटायन, और Na+ बाहर निकल गया, ये इसके साथ कंबाइन हो गया। इसको PPT फॉर्म में हम क्या कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। तो ये एक सिंपल है, केटायन एक्सचेंजर का काम होता है कि केटायन को एक्सचेंज करना, ठीक है। जो किससे बना होता है, ये कुछ हमें यहाँ पे बताया हुआ। एक और चीज होती है हमारी एनायन एक्सचेंजर। एनायन एक्सचेंजर क्या होते हैं, ये भी एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एक बेसिक ग्रुप डिराइव फ्रॉम अमीन, अमीन से एक बेसिक ग्रुप डिराइव किया हुआ है, उसके साथ जुड़े हुए होते हैं। कौन, किसकी बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की, जो कि किसके साथ जुड़े हुए हैं, अमीन्स के डिराइव ग्रुप के साथ। याद रहेगी इतनी सी चीज, ये एक सिंपल सी चीज मैंने तुम्हारे साथ यहाँ पे डिस्कस की, एक केटायन एक्सचेंजर, एक एनायन एक्सचेंजर, ठीक है। फिर कभी कभी क्या होता है ना कि हमें प्योर वाटर चाहिए, वो प्योर वाटर जिसके अंदर कोई भी सॉल्ट नहीं। सॉल्ट कब नहीं होगा, जब ना तो कोई केटायन होगा ना कोई एनायन होगा। तो प्योर वाटर फ्री फ्रॉम ऑल सॉल्युबल सॉल्ट्स कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, तो हम केटायन एक्सचेंजर लेंगे किस फॉर्म का, H+, जिसके अंदर, किस फॉर्म का, जिसके अंदर H+ की फॉर्म हो, और एनायन एक्सचेंजर इन OH- फॉर्म। और एनायन एक्सचेंजर कैसे लेंगे, जिसके अंदर OH- होगा। तो केटायन एक्सचेंजर हमने लिया RH, H+ फॉर्म का है, ठीक है, और M+2 इसके साथ रिएक्शन की। तो यहाँ पे जितने भी केटायन प्रेजेंट है, जरूरी नहीं है कि कैल्शियम +2 हो या फिर Mg+2 हो, ठीक है, जरूरी नहीं ओनली यही केटायन एक्सचेंज होंगे। जितने भी केटायन होंगे वो सारे एक्सचेंज हो जाएंगे H+, ठीक है। ये कंबाइन हो गया और हमें क्या दे दिया, सॉल्यूशन के अंदर H+ दे दिया। H+ देने की वजह से सॉल्यूशन बन गया एसिडिक। सॉल्यूशन कैसा बन गया, एसिडिक। फिर से सुनोगे, यहाँ पे हमें कोई भी सॉल्ट नहीं बनाना है, मतलब हमें ना तो कोई केटायन रखना है ना कोई एनायन रखना है। तो जब इस टाइप का कोई रेजिन लेंगे ना हम, तो इस टाइप के रेजिन को जब वाटर के साथ पास करवाएंगे तो वाटर के अंदर जितने भी केटायन सारे चले जाएंगे, सारे, और हमारे पास क्या बच जाएगा, H+ आयन, जो कि क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन एसिडिक। फिर जो यहाँ से जो पानी मिलेगा, जो वाटर मिलेगा, उसको हम एनायन एक्सचेंजर से पास करेंगे। एनायन एक्सचेंजर के अंदर क्या है, भाई तुम्हें बताया था कि अमीन का डिराइव्ड ग्रुप होना चाहिए, तो RNH3OH। ये क्या करेगा, एनायन एक्सचेंजर है तो ये एनायन को एक्सचेंज करेगा, ये Cl- ले लेगा और OH- क्या कर देगा, दे देगा। तो ये इसने OH- दे दिया और यहाँ पे Cl-। अब जरूरी नहीं है कि Cl- से रिप्लेस होगा, SO4 2- है तो वो भी रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है, HCO3- है तो वो भी रिप्लेस आएगा। जितने भी एनायन प्रेजेंट है, कोई भी एनायन, सारे रिप्लेस हो जाएंगे और क्या हो जाएगा, OH-।
अब यहाँ पे जो H प्लस निकला था उसको कौन न्यूट्रलाइज कर देगा, OH माइनस न्यूट्रलाइज कर देगा और हमारा सॉल्यूशन न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो ये जो प्रोसेस बताई है, ये प्रोसेस मैंने बताई है कि हमें प्योर वाटर अगर बनाना है जो सोल्यूबल सॉल्ट से एकदम फ्री हो, तो ये मेथड कुछ होता है। अदरवाइज हम केटायन और एनायन एक्सचेंजर का यूज करके भी या तो केटायन एक्सचेंज कर सकते हैं या एनायन एक्सचेंज कर सकते हैं। तो ये टोटल मैंने यहाँ पे तुम्हारे साथ 4 मेथड डिस्कस किए हैं फॉर दी परमानेंट हार्डनेस के लिए। तो आई थिंक तुम्हें आज का जो भी लेक्चर था हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर से रिलेटेड वो सारी चीज़ें क्लियर होगी। एक बार अच्छे से जाके एनसीईआरटी के अंदर भी ये चीज़ें देखना, तो तुम्हें वहाँ पे और चीज़ें पता चल सकती है। रीड करोगे तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर कर चुका हूँ, फिर भी एनसीईआरटी को रीड करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। तो एक कंपाउंड जो हमारा वाटर था वो हम पढ़ चुके हैं। अगले लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड, जिसको बोला जाता है H2O2। तो H2O2 के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए मेरी तरफ से